हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर क्रैक हब। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत मज़े में होंगे और आप सबकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। वेल गाइस, वेलकम बैक टू करियर क्रैक हब। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चा पार्टी एकदम सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। आप लोग ब्लाइंडली हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारी पूरी टीम ना आपके लिए अलग अलग वे निकाल रही है कि किससे आपको बेस्ट से बेस्ट वे में मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा सके, कैसे बेस्ट से बेस्ट लेक्चर्स को प्रिपेयर करके आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट किया जा सके। इस हमारे इस इनिशिएटिव में आप हमारी हेल्प सिर्फ हमें सपोर्ट करके कर सकते हैं, और सपोर्ट करना एक छोटी चीज़ नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सो आप सबका इतना प्यार अभी तक बना हुआ है, उसके लिए थैंक यू सो मच, और आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करें, इसकी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। वेल, मेरा नाम है मनीषा और मैं आपको करंट अफेयर्स करा रही हूँ। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज का जो हमारा लेक्चर है उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि आज बच्चा पार्टी हम लोग ऑब्जेक्टिव पैटर्न नहीं करेंगे। आज हम करंट अफेयर्स को वन लाइनर की फॉर्म में करेंगे। जैसे होता है ना कि स्पीडी रिवीजन आप कर रहे हैं, कि कोई चीज़ आपने पढ़ी, रैंडमली आंसर दे दिया और स्पीडली आपने रिवाइज कर दिया, तो ऐसा ही कुछ हमारे पास आज का टॉपिक है। बट ये नहीं है कि इतनी स्पीड से होगा कि मैं आपको 100-150 क्वेश्चंस करवा दूंगी, क्वेश्चन आंसर ऐसे करेंगे, नहीं जी। जो टॉपिक हम उठाएंगे, जो चीज़ आप पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स में, उस टॉपिक के बारे में जितने भी साइड के क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो सब हम कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। मेरा नाम मनीषा है और मैं आपको करंट अफेयर्स करा रही हूँ। ये बात तो आपको थंबनेल देख के ही समझ में आ गई होगी। तो करंट अफेयर्स जो है उसकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और एक तरीके का ओशन है करंट अफेयर्स, कि जितने मर्जी कर लीजिए, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो ये एक ओशन है, आप डूबते चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से वाले की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, कौन से करने चाहिए नहीं करने चाहिए। ये सब चीज़ें ना आपको जानने के लिए आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए। हमारा पेज है टेलीग्राम पे करियर क्रैक हब के नाम से। वहाँ पे आपको बच्चा पार्टी मंथली कंपाइलेशन मिलेगा लेक्चर्स का, स्पेशली करंट अफेयर्स का, क्योंकि ना फिर आपको करंट अफेयर्स के लिए यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सारी चीज़ें आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ही मिल जाएंगी। और उसके साथ साथ में जो आपको मिलने वाला है वो ये है कि आपको वहाँ पे असाइनमेंट शीट्स मिलती हैं रीजनिंग और मैथ्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। आप कंसेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस नहीं करते ना तो आपकी स्पीड नहीं आती है, तो स्पीड को भी आप बढ़ा सकते हैं इनकी हेल्प से। सो आज का करंट अफेयर्स का हमारा पहला टॉपिक है, एक बॉलीवुड सिलैब है, आपके सामने फोटो है उनकी, समझ में आ रहा होगा कि हम किसकी बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो स्टार्टिंग है ना, वो हमारी आईफा अवार्ड से स्टार्टिंग हो गई है, यानी कि अवार्ड्स हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जो 70 नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह हुआ है, जिसके अंदर दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि गिवन में से मतलब आपको बताना है कि किन को जो दादा साहिब फाल्के अवार्ड है उनसे नवाजा गया है, कौन सी पर्सनैलिटी को। तो बच्चा पार्टी आंसर आप क्या देंगे? मिथुन चक्रवर्ती हैं जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। ये है मिथुन चक्रवर्ती, आपको पता है। तो इनको जो है ना दादा साहिब फाल्के अवार्ड दिया गया है। ऐसा सा ये जो अवार्ड है ये दिखता है, आप यहाँ पे देखेंगे दादा साहिब फाल्के अवार्ड है। एक्चुअल में ये जो है ना फिल्म फेस्टिवल में दिया जाता है, इंडियन सिनेमा में ये दिया जाता है। अब देखिए, ये जो अवार्ड इनको मिला है ना, वो तो इम्पोर्टेंस है कि दादा साहिब फाल्के अवार्ड इनको दिया गया, ये तो इनकी इम्पोर्टेंस है ही है। आपको इसके साथ साथ में ये भी जानना है कि ये जो अवार्ड इनको मिला है ये कौन से नंबर का अवार्ड है। तो इनको 44th नंबर के ये प्राप्तकर्ता मिले बने हैं, मतलब कि इनसे पहले जो है ना 53 लोग जो हैं वो इस अवार्ड को ले चुके हैं, इस अवार्ड के भागीदारी बन चुके हैं। और ये जो हैं मिथुन चक्रवर्ती जो हैं वो 54 नंबर के बने हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। लेकिन सिर्फ इतना ही पढ़ने से इनफ नहीं होगा, आपको और भी चीज़ें याद रखनी है कि ये जो अवार्ड है इसकी स्टार्टिंग हुई थी बच्चा पार्टी 1969 में, ये आपको पॉइंट याद रखना है। और जो वहीदा रहमान है उनको मिला था 2023 में। अगर आपसे पूछा जाए 54 नंबर पे जो है वो मिथुन चक्रवर्ती थे, अभी जो 54 में मिथुन चक्रवर्ती हैं, तो उनसे एक साल पहले यानी 53rd नंबर पे जो पर्सनालिटी हैं जिनको दादा साहिब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया, उन पर्सनालिटी का नाम क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? उनका नाम है वाहिदा रहमान, जिनको दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला था, और वो 53 नंबर की अवार्डी थी। ये बात आपको याद रखनी है। अब ये जो अवार्ड है इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी? तो इसकी स्टार्टिंग करी गई थी 1969 में, ईयर आपको याद रखना है। और जो प्रथम प्राप्तकर्ता थे, पहली बार ये अवार्ड किनको दिया गया? तो देविका रानी को दिया गया था, फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस थी जिनको ये अवार्ड मिला था। तो हमने अभी क्या पढ़ा? दादा साहिब फाल्के अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म जगत में इस अवार्ड को दिया जाता है। तो इसमें आपको नाम क्या क्या याद रखने हैं? पहला नाम मिथुन चक्रवर्ती का नाम याद रखना है, क्योंकि इनको हाल फिलहाल में इस अवार्ड से नवाजा गया है।
ये जो दादा साहिब फाल्के अवार्ड है इसकी स्टार्टिंग हुई 1969 में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और जब ये स्टार्टिंग हुई तो उसके बाद में पहला अवार्ड जिनको मिला उनका नाम था देविका रानी, तो फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस है जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया था। तो ये बात बच्चा पार्टी आपको याद रखनी है। इसके बाद में 54 नंबर पे मिथुन चक्रवर्ती हैं जिनको ये अवार्ड हाल फिलहाल में दिया गया है। इनसे पहले वाले भी पूछे जा सकते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आता कोई नई पर्सनालिटी है जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है, कोई लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई है, तो वहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इनसे पहले वाली अपॉइंटमेंट किन की हुई थी। तो ऐसे ही 54 नंबर के हमें पता है मिथुन चक्रवर्ती जी हैं, तो 53 नंबर पे कौन थे तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उनका नाम क्या है, वहीदा रहमान। तो ये हो गया हमारा 70th जो 70वें जो थे ना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड हुए, यहाँ से भी आपका स्टेटमेंट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा पार्टी, अक्टूबर 2024 में भारत के किस शहर में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेशनल क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया गया है? बताइए, अक्टूबर 2024 खत्म होने में कुछ दिन शेष बचे हैं बस। तो करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो आपका एग्जाम होगा वो जनवरी के महीने में होगा या फैब के महीने में आपका एग्जाम होगा। तो जनवरी या फरवरी में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम आप देते हैं, तो आपको पता है लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर और जो नवंबर दिसंबर है तो लास्ट के कुछ महीने हैं जिनके करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको आपको बहुत बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2024 में भारत के किस शहर में पूछा गया है बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया गया है? तो बच्चा पार्टी बेंगलोर में किया गया है। कहाँ किया गया है? बेंगलोर में। भारत में तो आपको हिंट पहले ही दे दी, तो आप क्या याद रखेंगे, बेंगलोर है इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये जो है वो इनॉग्रेशन डे की पिक थी, आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2024 में आईफा पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। इवन करंट अफेयर्स तो ना देखिए सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बट यहाँ पे इनकी इंपॉर्टेंस ऐसे बढ़ जाती है, आपसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड पूछ लेते हैं, बेस्ट एक्टर का पूछ लेते हैं, बेस्ट एक्ट्रेस का पूछ लेते हैं, तो यहाँ से इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आईफा अवार्ड में आपसे पूछा गया है कि जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो किनको, कौन सी फिल्म को दिया गया है? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है एनिमल मूवी ने। क्या आपने देखी है एनिमल मूवी? अब इसको हिंदी में ना ट्रांसलेट मत कर लीजिएगा, आप लोग की जानवर है, एनिमल मूवी ही है। आई थी ये मूवी, मैंने अभी तक खैर नहीं देखी है, मुझे पता भी नहीं है कैसी थी, बस रिव्यूज पढ़े थे तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड था। ऑब्वियसली बात है तभी आईफा अवार्ड में वो जीती है मूवी, तो आपने नहीं देखी है तो देखिएगा ज़रूर। एनिमल मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, ये जो आईफा पुरस्कार समारोह है इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ बच्चा पार्टी अबू धाबी में, यूएई यानी कि कहाँ पे, दुबई में इसका आयोजन हुआ है, अबू धाबी में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे क्या है, आयोजन की मतलब ये जो समारोह था ये कहाँ पे हुआ था? बेस्ट फिल्म कौन सी थी? एनिमल मूवी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो किसको मिला है? शाहरुख खान को मिला है जवान मूवी के लिए। ये मूवी मैंने देखी है, जवान मूवी पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट मूवी में बन गई है, मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी। इवन आप भी ये मूवी देखेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि ऐसा ऐसा भी चीज़ें होती हैं, आपको टैक्सेस वगैरह के बारे में भी पता चलेगा, मतलब काफ़ी अच्छी मूवी है, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो बेस्ट फिल्म एनिमल, बेस्ट एक्टर कौन? शाहरुख खान। कौन सी मूवी के लिए? जवान मूवी में उनके उम्दा किरदार के लिए उनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। अब बेस्ट एक्टर के बाद में आपको बेस्ट एक्ट्रेस का भी पता होना चाहिए, तो बेस्ट एक्ट्रेस में आती है रानी मुखर्जी। तो बच्चा पार्टी कौन है? रानी मुखर्जी हैं। इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, कौन सी मूवी? मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। इस मूवी के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आईफा अवार्ड्स में एक 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहला कि कहाँ पे ये इनॉग्रेशन हुआ इसका, ठीक है जी, समारोह कहाँ हुआ था? अबू धाबी में। दूसरा पॉइंट, बेस्ट फिल्म कौन सी थी? तो कौन सी? एनिमल मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जवान मूवी के लिए, और बेस्ट जो है हमारे पास में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किनको मिला है? तो रानी मुखर्जी को मिला है। किस चीज़ के लिए मिला है उनको? मिस्टर नॉर्वे, ठीक है, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ऐसा सा ये आईफा अवार्ड है 2024। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के किस बंदरगाह से क्रूज इंडिया मिशन की शुरुआत करी? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारत के कहाँ से क्रूज इंडिया मिशन जो है ना उसकी शुरुआत करी है, सोनोवाल जी ने कहाँ से क्रूज इंडिया मिशन की शुरुआत करी है? तो कहाँ से? मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट यानी कि मुंबई का, मुंबई बंदरगाह, मुंबई के बंदरगाह से इसकी
क्या करी गई है, इस मिशन की शुरुआत करी गई है। एक्चुअल में ये जो मिशन है इसको 3 फेजेस में क्रियान्वित किया गया है और इसकी जो शुरुआत हुई है बच्चा पार्टी वो कब हुई है, 1 अक्टूबर से इसकी स्टार्टिंग हुई थी और कब तक चलेगा ये, 31 मार्च तक चलेगा। और 31 मार्च भी ये नहीं अगले वाले साल ही 2025 नहीं जी, 31 मार्च 2029 तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो ये टॉपिक आपसे बाद में भी पूछा जाएगा, कोई चेंज होगा, कुछ अपडेट्स आएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन तब भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा जाए तो कहाँ पे इस बंदरगाह, कौन से बंदरगाह पे इस क्रूज इंडिया मिशन की शुरुआत हुई है, तो मुंबई पोर्ट में ये स्टार्टिंग हुई है। ये दोनों पर्सनालिटीज आपको नाम याद रखनी है। ये है क्रूज भारत मिशन 2024 में स्टार्ट हुई है। कब, 1 अक्टूबर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत ने स्थानीय भाषाओं में जनरेटिव एआई के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है। देखिए एआई जो है ना, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंस है, टाइम है, एरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही चल रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जनरेटिव एआई है, उसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट जो है भारत ने अपनी स्थानीय भाषा में शुरू किया है। तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, भारत जेन प्रोजेक्ट। समझ गए, इतना आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, भारत जेन प्रोजेक्ट। अब देखिए भारत की जो पहली गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल एआई इनिशिएटिव है, ये एक्चुअल में क्या है, मल्टी लैंग्वेजिज्म है। जैसे कि हमारा जो भारत देश है बहुभाषी देश है, बहुत तरीके की भाषाएं हमारे भारत देश में बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करे जाते हैं, अलग अलग धर्मों के अलग अलग कल्चर के लोग हमारे भारत देश में रहते हैं। मतलब हमारे भारत देश में डाइवर्सिटी में यूनिटी है, मतलब कि विविधता में ही क्या है, एकता है। तो उसी से रिलेटेड ये एक मॉडल है। भारत ने जो स्थानीय भाषाएं हैं उसमें उस मॉडल की शुरुआत करी, उसका नाम क्या है बच्चा पार्टी, भारत जेन प्रोजेक्ट। और इसको, ये जो प्रोजेक्ट है इसको आईआईटी बॉम्बे के नेतृत्व में शुरू किया गया है। आईआईटी स्टैंड्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत की पहली जो गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल एआई इनिशिएटिव है इसको स्टार्ट किया गया है आईआईटी बॉम्बे के नेतृत्व में, भारत प्रोजेक्ट जेन, आपको ये याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इवन करंट अफेयर्स के सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सॉरी, इस क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंस है वो इस सेंस में बढ़ जाती है कि आपसे ना यहाँ पे पूछा गया है मिलिट्री एक्सरसाइज की, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ना वो पूछी जाती है। तो यहाँ पे एक मिलिट्री एक्सरसाइज दे रखी है, दैट इज काजिंद 24। ये जो है ना जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, पूछी गई है कि किन देशों के द्वारा जो है इसको किया जा रहा है। तो काजिंद है, काजिंद में आप कैसे याद रखेंगे, देखिए KAZIND। तो इस वर्ड का ना अगर आप पार्टीशन करते हैं तो आपको समझ में आएगा, IND स्टैंड्स फॉर इंडिया और KAZ मतलब कि कजाकिस्तान। KZ मतलब बच्चा पार्टी कजाकिस्तान और IND मतलब कि क्या हो गया, इंडिया। तो जो है कजाकिस्तान और इंडिया ने मिलके ये जो एक्सरसाइज है काजिंद किसके बीच की है, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच की ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और इसका जो एडिशन हुआ है वो कौन से नंबर का एडिशन है, ये जो है ना 8th एडिशन हुआ है इस एक्सरसाइज का। इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है, कौन कौन से देश इंक्लूड है इसमें, तो इंडिया और कजाकिस्तान है। काजिंद नाम से ही समझ में आया ना, काजिंद में KZ मतलब कजाकिस्तान हो गया, IND मतलब कि इंडिया हो गया। ये जो इवेंट है कहाँ हुआ, औली उत्तराखंड में। कहाँ पे हुआ है बच्चा पार्टी, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में हुआ है और 2016 में ये स्टार्ट हुआ था। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखिए ये है काजिन 2024, ये जो एक्सरसाइज है 2016 में स्टार्ट हुई थी और अभी उसका नेक्स्ट जो संस्करण हुआ है ये जो है इसका 8th एडिशन हुआ है। 8th एडिशन कहाँ हुआ है, तो उत्तराखंड में हुआ है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और भी आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं जहां से क्वेश्चन बनता है कि जो ये गिवन एक्सरसाइज है वो किन 2 देशों के बीच में हुई है, तो आपको वहां से पॉइंट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहां से करी है। पहली बात तो ये जो है ना धरती आभा, एक मिनट रुक जाइए बस मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ आप लोगों के लिए, है ना बहुत सारे कलर्स है, रेड ले लेती हूँ ना।
तो देखिए, धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, पहली बात तो आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो अभियान है ये किन्होंने स्टार्ट किया, तो किन्होंने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान की शुरुआत करी है। तो क्वेश्चन आता है कि ये जो शुरुआत हुई है ना, ये कहाँ से हुई है, तो कहाँ से हुई है भारत में, झारखंड के हजारीबाग से इसकी शुरुआत हुई है, हजारीबाग से इसकी शुरुआत हुई है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इस ये जो अभियान है, इस अभियान के लिए 80 करोड़ रुपए जो हैं ये दिए गए हैं। 80 करोड़ रुपए मतलब जैसे कोई भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, कोई भी पॉलिसी है, तो वो जब स्टार्ट होती है ना बच्चा पार्टी, तो उसके लिए एक फंड अलॉकेट किया जाता है कि इतना फंड होगा और इसका यूज करके वो जो काम है उसको करना है। तो यहाँ पे जो है 80,000 करोड़ आपको याद रखना है, और इसका जो लाभ है वो देश के 5 करोड़ से भी ज्यादा जो आदिवासी भाई बहन है उनको होगा इस अभियान का लाभ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी जी, वो भी एक ट्राइबल प्रेसिडेंट है, तो इस वजह से भी आपके पास में ट्राइब रिलेटेड क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो लाभ है वो देश के 5 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी भाई बहनों को मिलेगा। जनजातीय कल्याण को समर्पित है मोदी जी का 3.0 आप याद रख सकते हैं। इसके अंदर एक अभियान आता है जिसका नाम है धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है जी, आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई। 2 अक्टूबर छुट्टी होती है हमारी, है ना, वो जो छुट्टी है क्या सिर्फ वो गांधी जी के नाम पे मिली है आपको, या उनके साथ साथ में किसी और की भी जयंती होती है। तो देखिए 2 अक्टूबर को 2 फेमस पर्सनालिटीज की जयंती होती है, लेकिन गांधी जी से हमारे यहाँ जीवन यापन चलता है, गांधी जी के नाम की छुट्टी मिली है, तो इसलिए हमें गांधी जी का नाम तो याद रहता है, लेकिन हम लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम भूल जाते हैं, जिनकी जयंती भी 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2 अक्टूबर 2024 जो अभी हाल फिलहाल में गया है, 2 अक्टूबर 2024, उस दिन जो गांधी जी की जयंती बनाई गई, तो वो कौन सी जयंती बनाई गई थी, मतलब कौन से नंबर की गांधी जी की जयंती बनाई गई थी, गांधी जी का कौन से नंबर का हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था। तो वो कौन सी थी, 155वीं नंबर की जो जयंती थी वो गांधी जी की सेलिब्रेट करी गई थी। और 2024 2 अक्टूबर को ही किसकी, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी गांधी जयंती, 2024 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जी की जयंती के साथ साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती आई है, और वो जो जयंती थी वो कौन से नंबर की थी, तो वो थी 120वें नंबर की जयंती मनाई गई थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है कि 2 अक्टूबर को, यानी कि गांधी जयंती जिनके नाम से हम जानते हैं, उस दिन दो जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उनकी जयंती मनाई जाती है, एक गांधी जी की सब जानते हैं और एक लाल बहादुर शास्त्री जी की। गांधी जी की जो जयंती 2 अक्टूबर 2024 को गई है वो गई है 155वीं, और जो लाल बहादुर शास्त्री जी की जो जयंती है वो कौन सी है, 120वें नंबर की जयंती है जो हमने 2 अक्टूबर 2024 में मनाई है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। गांधी जी जो थे ना वो अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा मतलब उनको ये था कि कभी भी ना वायलेंस से हम चीज़ों को नहीं जीत सकते, लड़ाई झगड़े से मारपीट से सिर्फ लोगों की जान का नुकसान होगा, उससे आप चीज़ें नहीं जीत सकते हैं। तो वो हमेशा से पीस को, शांति को सपोर्ट करते आए हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं किस मिनिस्ट्री द्वारा पीएम ई ड्राइव स्कीम की शुरुआत की गई है। देखिए क्वेश्चन है पीएम की ई ड्राइव स्कीम, ई ड्राइव मतलब नाम से समझ आ रहा है, ड्राइविंग मतलब वाहन चलाना, है ना, तो ड्राइविंग है यहाँ पे, वाहन का मतलब 4 व्हीलर की बात करी गई है। तो ई ड्राइव का मतलब क्या है, जैसे हम लोग ई सिम पढ़ते हैं, ई वेस्ट पढ़ते हैं, ई का मतलब क्या, जो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन है ई ड्राइव मतलब आपको पता है आज की हम डेट में ना बहुत से ऐसे व्हीकल्स का यूज करते हैं जो कि ई व्हीकल्स आ रहे हैं, जो बैटरी से चार्ज हो रहे हैं, है ना, तो आप वहाँ पे पेट्रोल और डीजल और जो फ्यूल हम यूज करते हैं उससे स्विच करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे आ रहे हैं। तो ऐसे ही मोदी जी ने एक स्कीम चलाई है जिसको कि ई ड्राइव के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन है कि किस मिनिस्ट्री द्वारा पीएमजी की जो ई ड्राइव स्कीम है उसकी शुरुआत की गई है, क्वेश्चन आपसे ये बोला गया है। तो आप आंसर क्या देंगे कि किस मिनिस्ट्री में, तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री जो है ना वो व्हीकल्स के लिए भी मेनली होती है, यानी कि वाहनों के लिए। अब ये जो स्कीम है इसका बच्चा पार्टी ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है ना उनको बढ़ावा देंगे, लोग ना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का यूज़ करें,
इसके लिए ई ड्राइव स्कीम को लाया गया है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का यूज़ करते हैं तो पोल्यूशन कम होगा, उसके साथ साथ में जो पेट्रोल डीजल है, जो फ्यूल है, उसका कंजप्शन भी क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब जो पीएमजी हैं उनकी ई ड्राइव स्कीम है, इसका एम क्या है, एक्सेलेरेट करना ईवी अडॉप्शन का, और उसके साथ साथ में हम लोग ना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना पूरी कंट्री में, देश के जगह जगह पे हम चार्जिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बना सकें। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं और कहीं पे चलते चलते रोड पे बैटरी खत्म हो जाए तो चार्जिंग के लिए आपको जगह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि चार्जिंग की जगह नहीं है तो आप उस व्हीकल को नहीं खरीदेंगे। जब आपको उसके लिए काफ़ी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी ना, तो ही आप अपना अपना मन बनाएंगे कि हाँ जी हमें वो व्हीकल लेना है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो ई ड्राइव स्कीम है इसका एम क्या है, एक्सेलरेट करना ईवी अडॉप्शन को और स्टैब्लिश करना कुछ असेंशियल जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्टैब्लिशमेंट देना। मतलब एक्चुअल में ये क्या है, इसका मोटिव क्या है कि लोगों में इस अवेयरनेस को स्प्रेड करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या खरीदें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का यूज़ करें। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ पे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले जो खो खो वर्ल्ड कप है ना उसका आयोजन किस देश में किया जाएगा। ठीक है, पहले खो खो वर्ल्ड कप हमने क्रिकेट का पढ़ा होगा, हम ना हॉकी का भी देख लेते हैं, लेकिन खो खो को हमने इस लेवल पे अभी तक इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। सो अब क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ गया है आपके पास में, पूछा गया है बच्चा पार्टी की जो खो खो है ना उसका जो वर्ल्ड कप आयोजन है वो कहाँ किस देश में किया जाएगा। क्या आपने कभी खो खो खेला है, कभी बचपन में खेला हो आप लोगों ने, एक सीक्वेंस में हम लोग बैठते थे ऑपोजिट डायरेक्शन में और एक दूसरे को टच करते थे और फिर दूसरा भागे, खो खो ऐसे गेम्स। इवन मैं आपने देखा होगा कि वो जो पत्थर से गेम खेलते थे ना, ऐसे पत्थर उछाल के उसको कैच करें, वो गेम भी मैंने शायद ओलंपिक में देखी थी, हाँ शायद वहीं देखी थी। तो देख रहे हैं आप उन गेम्स को भी इतनी इंपॉर्टेंस मिली है। तो ऐसे यहाँ पे खो खो का बोला गया है कि पहला जो खो खो वर्ल्ड कप है ना उसका आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो किस देश में किया जाएगा बच्चा पार्टी, तो इंडिया में किया जाएगा, यानी कि हमारे भारत देश में इसका आयोजन किया जाएगा। ये खो खो गेम है, यहाँ पे आप देखेंगे एक टच किया फिर उठे, ये वाली गेम ऐसे चलती है। तो इंडिया जो है वो फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप 2025 में होस्ट करने वाली है। कब से ये जो वर्ल्ड कप है खो खो वर्ल्ड कप है ना, ये कब स्टार्ट होगा, कब इसको होस्ट किया जाएगा, तो उसके बारे में जानते हैं। तो खो खो फेडरेशन जो है इंडिया की, KKFI, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, सॉरी खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो ये जो है ना फ्राइडे ने इन्होंने अनाउंस किया है कि 24 नेशन इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो है ना स्टार्ट होगा कब, 13 से लेके 19 जनवरी 2025 में। 13 से 19 जनवरी 2025 में न्यू दिल्ली के IGI जो स्टेडियम है, इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल स्टेडियम है ना, इंदिरा गांधी स्टेडियम में इस इवेंट को इसको आयोजित किया जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्लॉडिया शेनबोम ने किस देश की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। देखिए ये ना फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, ये इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट बनता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट मतलब पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में क्लॉडिया मैम ने शपथ ली है। तो क्वेश्चन में आपको प्रेसिडेंट का नाम बता दिया, लेकिन पूछा गया है कि किस देश की ये जो प्रेसिडेंट है, किस देश की राष्ट्रपति ये बनी है। तो आप आंसर क्या देंगे, मैक्सिको। कहाँ की राष्ट्रपति बनी है बच्चा पार्टी, ये मैक्सिको की बनी है। ठीक है, तो मैक्सिको की नई राष्ट्रपति का नाम क्या है, क्लॉडिया। पूर्व राष्ट्रपति जो थे, मतलब कि इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, किनको इन्होंने रिप्लेस किया है, किनकी इन्होंने जगह ली है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो जो पूर्व राष्ट्रपति थे वो कौन थे, एड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। ठीक है, तो मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर का नाम आपको याद रखना है कि वो इनसे पहले राष्ट्रपति थे। और ये जो है ना, ये जो है ये बनी है 66 नंबर की प्रेसिडेंट बनी है मैक्सिको की। और खास बात इनकी ये है कि ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ये क्या है बच्चा पार्टी, पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो मैक्सिको जो है, मैक्सिको इलेक्ट ने अपनी पहली महिला राष्ट्रपति को इलेक्ट कर लिया है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं मैक्सिको बता दिया, अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया होता कि मैक्सिको की नई प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो नाम आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट जो फीमेल प्रेसिडेंट है, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अक्टूबर 2024 में ICC ने किस देश के प्लेयर प्रवीण जयविक्रमा पर प्रतिबंध लगाया है। अब
ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल में ना कई प्लेयर जो हैं, 3 से 4 प्लेयर ऐसे हैं जिनको बैन कर दिया है अथॉरिटी ने। अब उनके पीछे बैन करने की कई सारी वजह रहती हैं। मेनली जो प्लेयर हैं, एथलीट है, जो बैन होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो स्टीरॉइड्स का कंजप्शन ज़्यादा कर लेते हैं। एक तरीके का ड्रग की फॉर्म में ही ये वर्क करता है, लेकिन इनके बैन होने की वजह ये नहीं थी। पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए कि जो आईसीसी ने देश में एक प्लेयर है जिनका नाम है प्रवीण विक्रकर्मा जयविक्रमा, इनको प्रतिबंध लगाया है। तो ये प्लेयर कहाँ के हैं? तो ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के प्लेयर हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है? श्रीलंका के प्लेयर हैं जिनको बैन कर दिया गया है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जो है ना सिर्फ 26 साल के थे। कितने साल के थे बच्चा पार्टी? ये सिर्फ 26 साल के थे और एक एंटी करप्शन कोड है जिसको इन्होंने ब्रीच किया है, जिसकी वजह से इनको बैन कर दिया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कुछ कोड होते हैं जैसे कि आपके कुछ काम करने से जो गवर्नमेंट के जो वर्क हैं, जो पूछताछ चल रही है या उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, तो ऐसे इन्होंने एंटी करप्शन कोड है उसको ब्रीच किया है, उसको तोड़ा है, जिस वजह से इनको बैन कर दिया है। और ये मात्र 26 साल के हैं, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो जो है ये बाएं हाथ के स्पिनर हैं, इन्होंने आईसीआई संहिता की धारा का उल्लंघन करने की बात स्वीकार करी है और इस वजह से इनको जो है वो बैन कर दिया है क्योंकि इनकी वजह से जांच में बाधा डाली थी और देरी हुई थी। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अच्छा, आपको इनका नाम भी पता हो गया और आपको ये भी याद रखना है कि ये कहाँ के प्लेयर है? ये श्रीलंका के प्लेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? गो ग्रीन तो आपने सुना होगा, हम लोग ग्रीनरी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग का लेवल बहुत बढ़ गया है, पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस सिचुएशन में हमें अपनी अर्थ को वापस से ठीक करने के लिए, अब जो और सिचुएशंस और ख़राब ना हो उससे बचाने के लिए हमें ग्रीनरी पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ग्रीनरी जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने का काम करती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2024 का आयोजन जो है वो किस देश में किया गया है? तो कहाँ पे? यूनाइटेड अरब एमिरेट यानी कि दुबई में इसका आयोजन किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब जैसे बच्चा कोई भी इनिशिएटिव है, कुछ स्टार्ट किया है, कुछ बात हुई है, तो इसका मतलब वहाँ पे ना आपसे एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसकी थीम पूछ ली जाती है। तो ऐसे ही आपसे इसकी थीम पूछी जाए तो इसकी एक्चुअल में थीम क्या है? एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन, मतलब कि जो ग्लोबल एक्शन है उसको एम्पावर करना इसकी थीम है। और अपॉर्चुनिटीज़ और एडवांसिंग प्रोसेस, ठीक है? अपॉर्चुनिटीज़ मिले लोगों को और आगे बढ़ने की, ग्रीन जो है ना आप अपने थॉट्स को रख पाएँ, आप अवेयरनेस स्प्रेड हो कि अर्थ पे लाइफ हमारी कितनी इंपॉर्टेंट है, हम उसको कितने बुरी तरीके से डैमेज कर पा रहे हैं। तो ऐसे आपको इस पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कौन सा देश है वो ग्लोबल चेस लीग में सेकेंड एडिशन की मेज़बानी करने जा रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है, सेकेंड एडिशन है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं फर्स्ट एडिशन भी हुआ होगा। तो यहाँ पे पहले तो आप मुझे क्वेश्चन का आंसर वो दीजिए जो आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा देश है जिसके अंदर ग्लोबल चेस का, मतलब जो चेस है ना उस इवेंट का सेकेंड एडिशन होने वाला है। तो सेकेंड एडिशन ग्लोबल चेस लीग का सेकेंड एडिशन की मेज़बानी कौन करेगा बच्चा पार्टी? इंग्लैंड करेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो जो इंग्लैंड है वो सेकेंड एडिशन की मेज़बानी करेगा, लेकिन फर्स्ट एडिशन भी तो कहीं हुआ होगा, तो वो कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकेंड एडिशन का होने वाला है कहाँ पे? इंग्लैंड में। फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ? फर्स्ट एडिशन हुआ था दुबई में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जो सेकेंड एडिशन का आयोजन है वो कब से होगा? 31 अक्टूबर 2024 को। कहाँ हुआ? इंग्लैंड की राजधानी में हुआ, लंदन में। कहाँ पे हुआ बच्चा पार्टी? लंदन में हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, तो ये ग्लोबल चेस लीग है जो कि सेकेंड एडिशन कहाँ हो रहा है? लंदन में हुआ है। और इंग्लैंड भी होगा ऑप्शन में, अगर इंग्लैंड हो तो इंग्लैंड लिखेंगे, अगर लंदन हो तो लंदन लिखेंगे। तो आपको आंसर क्वेश्चन का कई बार जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग में आंसर में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राजा फाउंडेशन द्वारा जारी किए गए शहरी शासन सूचकांक जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स है यूजीआई में, कौन सा राज्य जो है वो पहले स्थान पर रहा है? आपको ये बताना है कि कौन सा राज्य जो है ना वो पहले स्थान पर आया। तो आंसर क्या है? केरल है। यहाँ पे देखिए टॉप परफॉर्मर जो स्टेट है ना वो कौन सी रही है? केरल रही है। और जिस राज्य का सबसे कम परफॉर्मेंस रहा है वो कौन सा है? नागालैंड है।
सबसे कम परफॉर्मेंस किसका रहा है, नागालैंड का रहा है, और सबसे ज़्यादा जो परफॉर्मेंस है वो किसका रहा है, वो रहा है केरल का। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं। तो केरला जो है ना वो हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। एक मिनट रुके ना, पेन में दूसरा ले लेती हूँ, मुझे लग रहा है सही नहीं आ रहा इसमें। हाँ जी, तो केरला जो है ना वो हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बन गया है। सेकंड नंबर पे जो है वो उड़ीसा आता है। तो पहले कौन सा है, केरल। दूसरे नंबर पे कौन सा है बच्चा पार्टी, उड़ीसा है। 5 राज्य आपको याद रखने हैं। फिर आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में आता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में आता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है जी, तो ये 5 जो इस गवर्नेंस इंडेक्स में 5 जो राज्य हैं इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। सबसे नंबर 1 पे जो आता है वो आता है कौन सा, केरला है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे उड़ीसा आता है। अगर मैं आपको बोलूँ सबसे निम्न सबसे कम परफॉर्मेंस किसकी रही है, तो नागालैंड आपको याद रखना है। तो यूजुअली जो क्वेश्चन बनता है ना वो हाईएस्ट और लोएस्ट में बनता है। तो हाईएस्ट कौन सा हो गया, केरला हो गया, और लोएस्ट कौन सा हो गया बच्चा पार्टी, तो वो क्या है, नागालैंड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटेन ने इंडियन ओशियन में स्थित चागोस आइलैंड को किस देश को सौंपने का फैसला किया है। क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है, पहले तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि जो चागोस आइलैंड है ये कहाँ पे है। तो ये इंडियन ओशियन में स्थित है, यानी कि किसका हुआ, हमारे भारत देश का हुआ। लेकिन सौंपा इसको किसने, ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन ने जो चागोस आइलैंड है इंडियन ओशियन में, जो भारतीय महासागर में, भारतीय हिंद महासागर में क्या पाया जा रहा है, चागोस आइलैंड जो पाया जा रहा है उसको ब्रिटेन ने किसको देने का बोला है, मॉरिशस को देने का बोला है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि किस देश को सौंपने का फैसला कर लिया है, तो मॉरिशस को जो है चागोस आइलैंड देने का फैसला कर लिया है। और इसमें जो होता है ना कि एक्सेप्टेंस है और किसकी इसमें मोहर लगी हुई है, तो वो सिंगापुर का भी इसमें नाम आपको याद रखना है। ठीक है जी, इतना आपको याद रखना है। ये चागोस आइलैंड की लोकेशन है, तो इंडियन ओशन में ये है। आपको ये यहाँ तक क्वेश्चन आज समझ आए होंगे। आज हमने कुछ जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं वो बहुत कम वन लाइनर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, और नेक्स्ट जो सीरीज होगी उसमें हम ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। आज क्वेश्चंस कम रह गए हैं, उसका मुझे थोड़ा सा दुख है, लेकिन हाँ नेक्स्ट लेक्चर में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को थोड़ा बढ़ा देंगे। नाउ गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप जो है ना हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो करिए। टेलीग्राम जो है वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है ना बच्चा पार्टी आपको नोट्स मिलेंगे और डेली बेसिस पे हम आपको वहाँ पे असाइनमेंट देंगे। असाइनमेंट जो है वो आपको मैथ्स के और रीजनिंग के मिलेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि ना एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास ना क्वेश्चंस कम रह जाते हैं, मतलब आप कंसेप्ट क्लियर करके चले गए, क्वेश्चंस आपने पढ़े नहीं और फिर आपके क्वेश्चंस कम रह गए, तो उसका ना बहुत नुकसान हो जाता है। तो वो चीज़ की जो प्रॉब्लम है ना कि आप अलग अलग साइट्स को चेक कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रहे क्वेश्चंस, तो आपको इतना भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल हमें टेलीग्राम पे फॉलो करिए, जहाँ पे हम आपको डेली बेसिस पे असाइनमेंट भी देंगे, और उसके साथ साथ में जो है ना हम आपको मंथली कंपाइलेशन भी देंगे करंट अफेयर्स का। जैसे मैं अभी आपको लेक्चर्स में करंट अफेयर्स करवा रही हूँ, लेकिन सपोज किसी को रैंडम रिवीजन के लिए करंट अफेयर्स की ज़रूरत है, तो आपको ना वीडियोस में नहीं देखना पड़ेगा, इतना आपको टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। आप सिंपल पीडीएफ हम आपको पीडीएफ फॉर्म में देंगे, प्रिंटेबल फॉर्म में, जहाँ पे आप नोट्स को प्रिंट आउट करवाएंगे और सिंपली आप उसको पढ़ सकते हैं। एक सिंगल गो में आपकी सही तरीके से रिवीजन हो जाएगी। तो उसका ना अपना एक बेनिफिट है और उसको आप एडवांटेज लीजिए, मैं आपसे यही बोलूँगी। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और इसके साथ साथ में आपको ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम ना आपको लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन देते हैं। तो वो जो क्लासेस हैं उसमें आप हमसे लाइव डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी आपको डाउट हो वो सब चीज़ें आपके क्लियर होंगी, और आपके एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आपको पैटर्न का आइडिया लगे कि आपको किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं, और मज़े की बात ये है कि ये सब चीज़ें आपको बच्चा पार्टी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, तो आपको कुछ एज सच यहाँ पे भी नहीं करना पड़ रहा है। तो बस हम आपसे रिटर्न में, हमारी पूरी टीम आपसे सिर्फ इतना चाहती है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, जैसे अभी तक सपोर्ट करते आ रहे हैं ऐसे ही सपोर्ट को ना और आगे बढ़ाइए,
और बहुत ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हमारी पूरी टीम को सपोर्ट करिए कि हम आपको और अच्छा मटेरियल जो है प्रोवाइड करवा सकें और आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जर्नी है उसमें हम भी कुछ योगदान दे सकें। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, आपको आपके सारे एग्जाम रिलेटेड जो नोट्स है सब कुछ मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर और आप सबको गुड लक। आप सबके एग्जाम बहुत अच्छे से और आप लोग जल्दी जल्दी सिलेक्शन लें और फिर मुझे मिठाई दे। ठीक है जी, ओके बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप सब।